कहते हैं बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से आप क्या कहेंगे कि उनकी जो तोशा खाना में जो उनको सजा दी गई है क्या वो ठीक है, और अभी तक वो उनको जाती मॉलेज नहीं फराहम किया गया, घर से खाना लाने की फैसिलिटी नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो बीमारी से छुट्टियों पर भी चले जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये वाकई इंसाफ का पलड़ा इस वक्त बराबर है? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। ये हमारे साथ भी होता रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे साथ नहीं हुआ। आसिफ जरदारी साहब के साथ जितना जुल्म हुआ, जबर हुआ कैद में, उसका अभी अशरे शीर भी नहीं हुआ चेयरमैन पे। पर चेयरमैन से बिल्कुल 100% ज्यादती हो रही है चेयरमैन पीटीआई। आप देखें कि ये चीफ जस्टिस के लिए मुझे समझ नहीं आती किस तरह मुमकिन है कि एक केस में सिर्फ 3 साल सजा हुई हो और उसको वो मुअत्तल ना करें सज़ा को। पहले दिन ही मुअत्तल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, एक फैसले के मुताबिक 7 साल की सज़ा भी शॉर्ट सेंटेंस है। शॉर्ट सेंटेंस का मतलब है मुख्तसर सज़ा है। इतनी मुख्तसर है कि इसको अपील के सुने वारी आने तक भी जेल में नहीं रखना चाहिए। इसको बजाय जेल की हिरासत में जामनों की हिरासत में दे देना चाहिए। जामन जो होंगे, आप जमानत बड़ी ले लो, आप 50 लाख की जमानत ले लो, पर जामनों के हाथों एक लिहाज से कि कस्टडी में आप उसको हिरासत में डाल देते हैं। और इस पे सुप्रीम कोर्ट के 5 साल पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल, और 3 साल पे तो पहले विदाउट नोटिस आप उसको बेल पे जो सस्पेंड करें सेंटेंस। पता नहीं अपील कब लगेगी। अपीलों का ये होता है कि सिलसिला सबसे ज्यादा अहमियत और उजलत होनी चाहिए, होती है, और कदरे निस्बतन होती भी है। मर्डर केसेस में डेथ सेंटेंस जाए, डेथ सेंटेंस, सजाए मौत, फिर सजाए उम्र कैद, फिर वो केस मुकदमे जो 20 साल सजा है जिनमें, फिर वो मुकदमे जिनमें 14 साल, इस तरह बतदरीज 3 साल वाले मुकदमे की तो बारी नहीं आती। तो ये शख्स मुल्ज़िम अंदर काट आएगा सारी सजा या उसका। साथ ही इलेक्शन कमीशन से सर एली का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है ना। इतनी क्विक जस्टिस, मैं यही पूछ रही थी, इतना स्पीडी जस्टिस, और अब ये भी कह रहे हैं कि इतने 150-200 से करीब जायद मुकदमात हैं, तो अब वो एक केस से उनको जमानत मिलेगी तो दूसरे में घेर लेंगे, दूसरे से मिलेगी तो तीसरे में, तो इलेक्शन तक या इलेक्शन के बाद तक आपको लग रहा है उनको अंदर रखने का प्रोग्राम है? नहीं, ये तो बड़ा अशीर भी नहीं है जो क्या इसका नाम इनसे ये किया जा रहा है। 200 मुकदमे किसी पे बना दो, वो तो अच्छे बड़े इंसान को, मैं इतना मतलब है खासा ठीक ठाक वकील हूँ, मेरी भी मत मारी जाए जिसको कहते हैं। अगर 200 मुकदमे मेरे पे बना दो, मेरे पे 10 बनाओ तो मैं चौंक जाऊंगा। तो ये तो 200, अब वो कहाँ जाए, फिर वो जेल में है और उसकी जमानत ना पेश होने पे उसकी जमानत खारिज की जा रही है। न पेश करना तो इस्तगासे का काम है। इस्तगासे को वो बेल अपोज ही नहीं करनी चाहिए उसका, क्योंकि वो हम नहीं लाए, हमारे पास है वो शख्स मुल्ज़िम और हम नहीं लाए। इसकी सजा तो इस्तगासे को मिलनी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए। जुर्माना या वो कहे जी सर वो नहीं आ सकते, 10 आज केस थे, 10 केसेस में एक शेखुपुरा में है, एक पेशावर में है, कि हम उसको हर जगह नहीं ले जा सकते। और हमारे लिए अब ये बोझ तो पड़ना चाहिए इस्तगासे पे। ये भी उस एक शख्स पे डाल रहे हैं कि जो एक शख्स कहीं जा भी कितनी जगह जा सकता है। बिल्कुल। क्या ये जजेस को नजर नहीं आता? क्या चीफ जस्टिस को नजर नहीं आता कि वो दोबारा और फिर 12 हुमायूं दिलावर के पास केस भेजेंगे तो हुमायूं दिलावर क्या करेगा? फिर हुमायूं दिलावर जब वकला उसके पहुंच जाते हैं, चेयरमैन पीटीआई के पहुंच जाते हैं अदालत, उसके बाद वो फैसला लिखता है, उनको सुने बगैर उनको सुने। हाँ, ये तो ऐसी इंसाफ की मिसाल नहीं मिली। आप भी वकील हैं, आप बैरिस्टर हैं, आपने तो अदलिया बहाली की इतनी बड़ी तहरीक चलाई, इनकलाबी हैं, आप बागी हैं, तो ऐसा कोई जस्टिस आपने देखा इससे पहले पाकिस्तान में? क्या नहीं, इस तरह का इनजस्टिस नहीं देखा। बिल्कुल। जरदारी साहब के साथ बड़ा इनजस्टिस होता रहा है, हायर कोर्ट्स में भी होता रहा है, जबान भी उसकी काटी गई, 11 साल उसको रखा भी गया, और वो भी देख लें बैक इन पॉलिटिक्स है, निकाल दिया था इन्होंने पॉलिटिक्स, प्लस माइनस नहीं कर सकते। वो ही इज आल्सो बैक इन पॉलिटिक्स एंड टुडे
probably the most important political personality in the power politics. पर ये जो है क्या इसका नाम इस तरह एक शख्स से करना कि उसके वकील भी पहुंच गए, उनको सुने बगैर फैसला आ गया। आप कहते हैं 12:30 बजे आ जाओ, 8:30 बजे आ जाओ, नहीं तो डिसमिस कर दूंगा। चलिए ये तो लोअर कोर्ट की हम बात करें, आ जाओ, नहीं तो डिसमिस कर। अब बिल्कुल हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, लोअर कोर्ट की आप बात करें। ये मौजूदा चीफ जस्टिस बंदयाल साहब सितंबर में, मिड सितंबर में रिटायर हो रहे हैं। आपको लग रहा है काजी फाइज ईसा के आने से ये जो बहुत सारी हम कानूनी पेचीदगियों की बातें करते हैं या ना इंसाफी की बात होती है माशरे में, तो उनके आने से आपको उम्मीद है हालात ठीक हो जाएंगे पाकिस्तान के अदालती मामलात, इंसाफ के मामलात? देखें, हालात अब भी कोई ठीक ऐसे बुरे नहीं है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बड़ी डिग्निटी से, ये ज़रा धीमा आदमी है, वो ज़रा दूध पशेमान है तबीयतन तबन, लेकिन वो भी बहुत अच्छे जज हैं, बड़े दलेर जज हैं। ये भी बड़े हिम्मत वाला जज है उमर अता बंदयाल। इनकी तबाह मुख्तलिफ है, एक अगर पानी है तो दूसरा आग है, ख़त्म दूसरा, दोनों ही कर सकते हैं। एक इंसान को मतलब है दोनों ही जान लेवा हो सकते हैं, पर दोनों ही जान भी देने वाले हैं, जान डालने वाले भी दोनों हैं अनासिर। तो अब काजी फैज ईसा साहब आएगा तो मेरा ख्याल नहीं कि इतना फर्क पड़ेगा। वो अब कहाँ से लाएगा नेशनल असेंबली, वो कहाँ से लाएगा कि सेनेट में ये सेंसस हो गया है और सेंसस पे नई हल्का बंदी भी हो गई है। 4 सीटें या 6 सीटें पंजाब की चली गई हैं बलूचिस्तान को, जी। और आइन में लिखा है पंजाब की 148 सीटें हैं। बिल्कुल, इसको 144 करने के लिए आपको आइन में तरमीम की जरूरत है। काजी फैज ईसा कहाँ से कौमी असेंबली लाएगा कि उसमें से 2/3 अक्सरियत, और सेनेट तो है पर सेनेट भी मार्च तक है, जी। मार्च के बाद सेनेट भी नहीं होगा और उसका इलेक्टोरल कॉलेज भी नहीं होगा कि इलेक्ट कर लें उसको। बाकी तो किसी तो बंद गली में, और अंधेरी गली में इस हुकूमत के वकीलों ने, वकला ने, लॉ मिनिस्टर ने, इंटीरियर मिनिस्टर ने, दोनों लॉ मिनिस्टर रहे हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब, वो डिफेंस मिनिस्टर जो बहुत ही बड़े कानूनदान बनते हैं, उन्होंने ऐसा फंसा दिया है कि जिसकी कोई अब कोई नज़ीर नहीं मिलता। वक्त की कमी है, 3-4 मिनट है मेरे पास। मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी, अभी ये बहुत सारी बातें की जा रही हैं, अभी रिसेंट अभी कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई पे फौजी अदालत में मुकदमा होना चाहिए, कोई कह रहा है आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं? जाहिर बात है आपकी एक वाज़ेह राय है, बिल्कुल मुझे पता है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस नहीं होने चाहिए, लेकिन जो हमारे यहाँ एक रवायत रही है, हमेशा प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ही ऐसा सलूक क्यों किया जाता है? पहली तो बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर चूँकि सरबराह होता है एक जमात का, उसके पीछे अवाम होते हैं, बहुत सारे अवाम होते हैं। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बीबी हो, नवाज शरीफ हो, वो ये क्या चेयरमैन पीटीआई हो, नाम नहीं लेता मैं आपकी बात के, चेयरमैन पीटीआई हो, इसके पीछे, इन सब के पीछे बड़े अवाम है। और इस्टेब्लिशमेंट उसको ही टारगेट करती है जिसकी फॉलोइंग होती है, बहुत फॉलोइंग हो, तो अवाम होती है, उनका रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। अब ये बात ये है कि यहाँ मामला ये है कि इन्होंने तो अब तो हमने खुद, जो हम सियासी लोग हैं, हमने खुद ऐसा खेल खेला है कि हमने खुद अपने आप को एक बंद गली में एक को तो पकड़वा दिया, अंदर करवा दिया, एक को तो जेल में भेज दिया, एक को बाहर भेज दिया, दूसरों सब के लिए बंद गली। अगर इलेक्शन नहीं होंगे, अगर इलेक्शन नहीं हो सकते आईनी तौर पे, क्योंकि सेंसस के लिए तरमीम नहीं हो सकती आइन में, बिल्कुल, और वो सीटें नहीं अदल बदल हो सकती सेंसस के मुताबिक, तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन नहीं हो सकते तो सियासतदान कहाँ जाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब के पास क्या रह जाएगा बजाने को? सही। तो ये सबके साथ ही ऐसा मैं तो चिल्लाता रहा हूँ, मिन्नत करता रहा हूँ कि ये बंद गली में जा रहे हैं, मैं तो बदस्तूर ये कहता रहा हूँ, लेकिन किसी ने सुना नहीं। मेरी जमात के कुछ अनासिर मेरे खिलाफ भी हुए, पर अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बड़े अनासिर में ज्यादा ज़र्फ है कि मैंने
पार्टी के साथ जजेस के मामले में मेरा इख्तिलाफ भी हो गया था, ठीक, बिल्कुल। और फिर भी मुझे उन्होंने बहाल रखा। हाँ, सही। तो लेकिन ये बड़ी मतलब एक लहर ये भी उठी कि ये क्या कहता है। आज मैं पूछता हूँ कि अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे टाइम पे तो एक तकनीकी वजह से, तो सियासतदान का कारोबार और सियासत कहाँ जाएगी, कहाँ चलेगी। तो लेकिन ये बड़ी बड़ी अहम आप बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, तरमीम नहीं हो सकेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं हो सकेगा, तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। सर आगे चलते चलते ये तो आप हमें बड़ी खूबसूरत बातें कह गए, और बड़ी मुझे तो लग रहा है बड़ी ब्रेकिंग बातें, जो इतने बड़े बड़े वकला सर जोड़ के बैठे रहे, तरमीम ये करते रहे अभी इस पार्लियामान के अंदर, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। आखिरी बात मैं करना चाहूँगी, एक मासूम बच्ची है रिजवाना, उस पर बड़ा तशद्दुद हुआ। पहले भी एक जज साहब थे, उनके घर से ऐसा हुआ, वो तैयबा थी, उनकी एक मेड थी, अभी ये बच्ची पे तशद्दुद हुआ, ये भी जज साहब की एक बेगम है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इनके लोगों के अंदर सीने में दिल नहीं होता, बच्चियों के साथ ही ऐसा रवैया, और क्या रिजवाना को इंसाफ मिल सकेगा? इंसाफ मिल सकेगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। बदकिस्मती से 50 साल से ज़्यादा वकालत वो कर ली है, 50 साल से बहुत ज़्यादा। सियासत भी 60 साल से वो स्टूडेंट्स लाइफ में सियासत करता था। मैं आज ये अपने मुल्क में ये नहीं कह सकता कि इतनी मजलूम बच्ची को, वो भी बच्ची है, वो भी कोई मैच्योर अडल्ट नहीं है, उसको इतने जबर और जुल्म के बाद भी इंसाफ मिल सकेगा कि नहीं, ये मैं इसकी पेशगोई नहीं कर सकता। लेकिन मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए, ये उसका हक है। और उसके तस्वीरें देख के बड़ा दिल दुख रहा है, खराश तस्वीरें और वो इमेजेस, और उस पे और ख़ास कर एक जज साहब की बेगम। और असल में हर शख्स, मैं उसकी सफाई में नहीं कह रहा हूँ, पर हमारे यहाँ हर आदमी, हर औरत एक कसी हुई कमान है, तनी हुई कमान है, बस छींक आए तो चलने पे है। बिल्कुल। तो लेकिन इस पे बड़ी कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि उस बच्ची का तो जिंदगी उन्होंने खराब करके रख दी है। और बिल्कुल सर, बहुत बहुत इंसाफ फिर भी होना चाहिए और के मुताबिक होना चाहिए, बिल्कुल, और इंसाफ होता दिखाई भी देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन शरीक गुफ्तगू थे, और बड़ी डिटेल के साथ खुलकर उन्होंने पाकिस्तान की सियासत पे, अदालती मामलात पे, और मौजूदा जो अभी पार्लियामान खत्म हुई है उन्होंने जो लेजिस्लेशन करने की कोशिश की, तरामीम की, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं इलेक्शंस बर वक्त